हाफिज एहसान अहमद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज एहसान अहमद साहब, अभी तो कब्र की मिट्टी नहीं सूखी थी, हैं? आपने हलफ लिया था और इतना बड़ा फैसला, ये 2 दिन भी हो सकता था, कल भी हो सकता था, इतनी जल्दी क्या थी सर? और इस फैसले के अब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। कई मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात की, वो इसको कह रहे हैं बड़े ख़तरनाक हालात हैं। कोई कहता है कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, सब सही है, पार्लियामेंट जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा जी ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कौन बुलाएगा? अगर चीफ जस्टिस ने बुलाना है और इस कमेटी के साथ बुलाना है या इसी नहीं इन्होंने बुलाना है, नहीं बुलाएं तो फिर क्या होगा? और फुल कोर्ट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर 26वीं तरमीम ऑलरेडी चैलेंज है तो क्या होगा? और बेंच ना बना तो फिर क्या होगा? तो ज़रा सा बताएं सर, थोड़ा सा हमें, आपके पास आज हम थोड़ा सा टाइम कम है, 5 मिनट आपके पास है सर। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, एक तो बात ये है कि जो सारा इंटेंट थी या जो ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के अंदर जो आम लोगों के मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए और जो पॉलिटिकल मामलात हैं या उसके बाद इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओवरबर्डेड हुए हैं, उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। और उसके लिए जो आइडिया आया, और दुनिया के जो 70 ममालिक से ज्यादा ये था कि आप डिवीजन ऑफ वर्क या री एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन करें, और किसी जगह जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया गया, किसी जगह उसे स्टैट्यूटरी कोर्ट्स कहा गया। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसी तरफ जा रही थी और यही इसका हल था। लेकिन चूंकि पीटीआई या मौलाना फजल रहमान साहब के कहने के ऊपर पीपल्स पार्टी या उसके बाद गवर्नमेंट अलाइड ने जो है उसको जब कंसीड किया है, तो अब आपके सामने बहुत सारी कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जिस दिन से अमेंडमेंट पास हुई उस दिन से आना शुरू हो गई हैं। इस बारे में जिसकी तरफ आपने इशारा किया, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की कॉम्पोजिशन है, चाहे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन है, चाहे फिक्सेशन ऑफ केसेस का मामला है, या वो मामलात जो हैं जो आपने एक्सक्लूड किए हैं पाकिस्तान के रेगुलर सुप्रीम कोर्ट से और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 184(3) है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है या आर्टिकल 199 है, और उसके ऊपर जो अपील की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 185 जो है। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय ये है कि एक आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाता, उससे हुआ तो ये है कि आपकी पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का जो इम्बैलेंस हुआ था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सीड किया था, पार्लियामेंट ने उस पोजीशन को रीगेन किया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के मुताबिक है। ना उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट है, ना सेपरेशन ऑफ पावर है, ना ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर जाने से हुआ ये है कि चूंकि ये कंप्रोमाइज प्रोसेस था, उससे आपका सारे का सारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का, वो पिछले 2-3 दिन से स्टेलमेट की तरफ जाना शुरू हो गया है। और वो स्टेलमेट आप ये देखिएगा कि अगले 2-4 दिन तक आपको पाकिस्तान का सारा निज़ाम इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा। कभी लॉयर्स कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाना चाहिए, कभी जजेस खुद कहेंगे कि नहीं इसमें क्वेश्चन मैटर्स है, लॉ कब इन्वॉल्व है, इसे जाना चाहिए। सर जाना तो उस वक्त चाहिए मेरे पास, मैं तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं तो इस वक्त बोल रहा हूँ कि सर मुझे ये बताएं कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है और वो भी कब्र की मिट्टी अभी सूखी नहीं है, काजी साहब अभी गए हैं, ये 2 दिन बाद भी हो सकता था, इतनी जल्दी नहीं डॉक्टर साहब। और एक और सर, और एक ये आईनी बेंच बनेगा तो सर जाएगा ना मैटर, तो आईनी बेंच कैसे? डॉक्टर साहब एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे कमेटी है जो 2-1 के नीचे बनी है, जिसके अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, उसके बाद उसका सीनियर मोस्ट, और एक जो ऑर्डिनेंस जो आया है सितंबर में वो चीफ जस्टिस की चॉइस है या डिस्क्रिशन है, उसकी हैसियत अब सेकेंडरी रह गई है। वो सिर्फ वो मामले अब फिक्स करेगी जो आपके रूटीन के हैं, प्रीएम्पशन का है या CPLA आ गई है। कमीशन का इजलास कौन बुलाएगा सर, ये बता दें। अच्छा, अब कमीशन का जो इजलास है, सबसे पहले तो ये है डॉक्टर साहब के कमीशन को नोटिफाई करना पड़ेगा, तो फिर पार्टीज अपने नाम देंगी और ये नोटिफिकेशन जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करेगी और उसके नीचे एक सेक्रेटेरिएट बनेगा। अब इम्पोर्टेंट इस चीज के अंदर है जिसकी तरफ आप इशारा करें कि सीनियरिटी जो है दुनिया भर के अंदर ये है कि अगर कोई इदारे के अंदर कोई लोग काम कर रहे हों, चाहे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के हों या मिलिट्री साइड के अंदर हों या दुनिया के अंदर जुडिशियल साइट्स के अंदर भी हों, तो अगर उनको किसी प्रोसेस के जरिए सुपरसीड कर दिया जाए तो वो उस जो नई सीनियरिटी लिस्ट बनती है किसी भी हेड के नीचे या चीफ जस्टिस के नीचे जो है वो उस सीनियरिटी लिस्ट के अंदर नहीं आते, बल्कि उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो रहता है, क्योंकि उनकी एक सर आप जो बात कर रहे हैं ना वो हाई मॉरल ग्राउंड की कर रहे हैं, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा।
مجھے تو یہ بتائیں سر، کمیشن کا اجلاس کون بنائے گا؟ اگر چیف جسٹس یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے تو نہیں بلانا، اور وہ کہے کہ جی میں تو فل کوٹ بناؤں گا اور بینچ ابھی بنا نہیں ہے، فیصلے ہم دیکھیں گے۔ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 1/3 اگر ممبر ریکوزٹ کر دیتے ہیں کہ اجلاس بلانا چاہیے تو اجلاس بلایا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ چیف جسٹس یہ کہے کہ جی میں اس اجلاس کو بلاتا نہیں ہوں۔ 1/3 کی ریکوزیشن سے ہوگا اور میجورٹی کے ساتھ اس کے فیصلے آئیں گے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اس وقت پینڈنگ ہے یا جنہوں نے ڈیسائیڈ کر کے ریویو کے اندر گئی ہیں، وہ ساری کی ساری وہاں پہ جائیں گے۔ اب ان کو ڈٹرمن کون کرے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ہیں، یہی وہ بڑا ایریا ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔